गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी एक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 5 मई 2020 है, दिन है ट्यूसडे। दिन की शुरुआत करते हैं मार्क ट्वेन के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट के साथ। द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं कि आपको अचीव करनी है, आज से ही उसको स्टार्ट कर दीजिए। आज से ही उसकी जो प्रिपरेशन है उसकी शुरुआत कर दीजिए। थोड़े दिनों में ये आपकी आदत बन जाएगी एंड दैट विल बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ। एक सेकंड नेचर बन जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो गोल आपने सेट किया था आज के दिन, उसको आपने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जितना भी वक्त लगेगा उस चीज़ को अचीव करने में, वो आप कर लेंगे। लेकिन उसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। तो आज का जो दिन है, आज की जो मोमेंट है, दिस इज़ द राइट मोमेंट टू स्टार्ट समथिंग। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्मार्ट कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने इस स्मार्ट कोर्स को डिज़ाइन किया है। प्री और मेंस दोनों एग्जामिनेशन कवर करता है। इसके साथ डियर फ्रेंड्स, सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी आया है। कल मेरे कलीग अंकित अग्रवाल ने एक वीडियो भी बनाया है इसके ऊपर, जो हमारी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। बेसिकली इट्स अबाउट डेट, जो प्रीलिम्स होने वाली थी, तो उस प्रीलिम को फॉर टाइम बीइंग कैंसिल कर दिया है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इट इज़ अवेलेबल ऑन आवर स्टडी IQ चैनल। स्मार्ट कोर्स की बात करें तो स्मार्ट कोर्स के ऊपर आपको इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, यानी कि आपको एक साथ पूरी फीस पे नहीं करनी है। यू कैन पे इट इन इंस्टॉलमेंट्स। और ज़्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ऑफ कोर्स ये कावेरी रिवर के ऊपर हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कावेरी रिवर के साथ जुड़े हुए, उसको देखेंगे। नदी को भी लोकेट करेंगे ऑफ कोर्स। ए वे आउट ऑफ पेंडेमिक, ग्रीन स्टॉकिस्ट विथ ए रोल स्टिल रेलेवेंट। ये 3 आर्टिकल्स जो हैं ये द हिंदू न्यूज़पेपर में से हैं। बाकी के जो आर्टिकल्स हैं, एक माइग्रेशन के ऊपर था जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सारी डिस्कशन कर ली है। फिर एक आरोग्य सेतु ऐप के ऊपर था, अगेन उसके ऊपर भी हमने बहुत सारी डिस्कशन कर ली है। फिर MP लैड्स का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। MP लैड्स स्कीम है, आपको पता है कि इसको सस्पेंड कर दिया है सरकार ने, और इसके ऊपर भी हमने काफ़ी डिस्कशन भी कर ली है। और मैंने आपको एक प्रश्न भी पूछा था कि MP लैड्स जो हैं उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एक प्रश्न पूछा था, तो उसका आंसर भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया था। तो मेरा मानना है कि ज़्यादातर जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उनको MP लैड्स के बारे में सारी चीज़ें पता है, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रिपीटिंग दिस सॉर्ट ऑफ आर्टिकल्स। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार ये जो हिंदू में ये आर्टिकल है MP लैड्स के साथ जुड़ा हुआ, उसको एक बार पढ़ सकते हैं। उसमें कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स दिए हैं कि MP लैड्स जो है उसको हमें परमानेंटली क्यों बंद कर देने चाहिए। एक एडिटोरियल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, कश्मीर एनकाउंटर, ये इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया से हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दुनिया में एक बदलाव ऑलरेडी जो चल रहा था, तो उसको एक फ्यूल देने का काम किया है कोरोना वायरस ने। तो ये क्या बदलाव है, कितने अलग अलग क्षेत्रों में ये बदलाव हमें देखने को मिल रहा है या फिर मिल रहा था, और इसको एक नई स्पीड दी है कोरोना वायरस ने। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा। द कावेरी एक नदी का नाम है, साउथ इंडिया की एक नदी है। एंड आई एम श्योर बेसिक्स में आपने पढ़ाई की होगी कि हमारे देश में बेसिकली 2 डिवीज़न कर सकते हैं आप नदियों का। एक है हिमालयन रिवर्स, वे सारी नदियाँ जिनका जन्म जो हिमालय से होता है, तो इनको हम कहते हैं हिमालयन रिवर्स। और ये सारी नदियाँ जो हैं उसमें 24/7 365 डेज़ आपको पानी देखने को मिलता है, क्योंकि जब बर्फ़ गिरती है तब इस नदियों में पानी का फ़्लो बढ़ जाता है, बारिश होती है तब पानी का फ़्लो बढ़ जाता है, फिर समर टाइम में बर्फ़ पिघलता है तब भी पानी का फ़्लो जो है वो मेंटेन रहता है। तो क्योंकि इनका सोर्स हिमालय है, तो यहाँ पर पानी जो है वो आपको 24/7 देखने को मिलता है, 365 डेज। इसको पेरेनियल रिवर भी कहते हैं। पेरेनियल रिवर यानी कि एक ऐसी नदी जिसमें 24/7 365 डेज आपको पानी देखने को मिलता है। साउथ इंडिया की बात करें, या फिर जो हमारा साउथ पार्ट है, यहाँ से अगर हम एक लाइन बना लें, तो यहाँ की जो नदियाँ हैं उसमें ऑफ कोर्स बड़ी बड़ी नदियों में तो आपको पानी देखने को मिलेगा, लेकिन उसका फ्लो जो है समर टाइम में बहुत ही कम हो जाता है, फॉर ऑब्वियस रीज़न। एक तरफ से पानी
कि डिमांड भी बढ़ जाती है और दूसरी तरफ जो हम कहते हैं कि इवोपरेशन होता है पानी, तो ये भी होता है, तो ये इस वजह से पानी जो है उसका फ्लो कम हो जाता है। एक दूसरा ट्रेंड ये आपको यहाँ पर इस पार्ट में, ये वाले रीजन में देखने को मिलता है कि मॉनसून यानी कि बारिश की सीज़न, एक तो समर टाइम में, अभी समर जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है, तो समर टाइम में अलग अलग स्टेट्स के बीच में पानी को लेकर झगड़े चलते रहते हैं। उसके बाद जब बारिश होगी तब भी ये झगड़े जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। तो ये हर साल का एक हमारा टॉपिक बन चुका है, ये पानी का जो इश्यू है, और दो स्टेट्स के बीच में, दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में भी ये इश्यू जो है वो एक लंबे टाइम से चलता आया है। इस फार एस ये कावेरी नदी जो है, तो ये रही ये रिवर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एज यू कैन सी हियर, इसका जन्म जो है वो यहाँ पर हो रहा है कर्नाटका में, और इसका माउथ जो है, इसका मुख जो है वो है बे ऑफ बंगाल में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वैसे कावेरी रिवर जो है वो मैप के ऊपर आपको दिखाई देगा कि सिर्फ 2 स्टेट्स को ही टच कर रही है, लेकिन इसका जो कैचमेंट एरिया है, यानी कि ये जो नदी है, तो ये तो एक बड़ा उसका पोर्शन है, मोस्ट विजिबल, लेकिन छोटी छोटी नदियों की बात करें तो इसका पूरा कैचमेंट का जो एरिया है उसमें से आप समझ लीजिए कि 34,000 जितना, 34,000 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। यहाँ पर जितने भी मैं नंबर्स लिखूँ इसके आगे आप 1000 लगा दीजिए, मैं यहाँ पर के लिख रहा हूँ, के स्टैंड्स फॉर 1000, राइट। तो 34,000 स्क्वायर किलोमीटर रफली एरिया जो है इसका कैचमेंट एरिया, ये है कर्नाटका में। फिर 44,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है ये दो स्टेट्स नहीं, एक स्टेट तमिलनाडु और एक यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में है। और कुछ 2866 स्क्वायर किलोमीटर केरला में है। तो ये जो रिवर है इसके बेसिकली इसकी 4 पार्टीज हो गई। पार्टीज यानी कि इस रिवर को लेकर 4 ऐसी जगह हैं, 3 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, राइट। इसमें अगर कोई बदलाव करते हैं तो ये 4 जो हैं उनके ऊपर इसकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट होगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर डिसीजन लिया था 2018 फरवरी में, और उस टाइम पर आई यूज्ड टू टेक हिंदू एनालिसिस, तो मैंने इसके बारे में काफ़ी सारी चर्चा की थी। इसका जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन था कि किस स्टेट को कितना पानी मिलेगा, कितना आपको छोड़ देना है, ये सारी चीज़ों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पर विस्तार से समझाया था, इसका डिवीज़न किया था। एक लंबे टाइम से ये, जैसे मैंने आपको बताया कि झगड़े जो है पानी को लेकर चलते रहते हैं। अब ये फिर से न्यूज़ में क्यों है, और यहाँ पर देखिए ये एक पेरिनियल सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी है। 24/7 365 डेज कुछ ना कुछ इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। मीन्स एक्चुअली ऐसा नहीं है, हर रोज़ कोई नया इश्यू नहीं होता है, लेकिन साल में 1-2 बार इसके ऊपर इश्यूज जो हैं वो होते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि समर के टाइम पर और बारिश के टाइम पर, क्योंकि इस नदी के ऊपर डायरेक्टली तमिलनाडु का जो पूरा राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। एनीवे, इसके ऊपर और ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे वरना ये ख़त्म ही नहीं होगा ये पूरा टॉपिक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन इश्यू किया। इस नोटिफिकेशन में बेसिकली यह है कि जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है CWMA, उसको जल शक्ति मंत्रालय के तहत लाया गया। अब कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तमिलनाडु में, ऑपोजिशन पार्टीज़ और दूसरे जो फार्मर्स एसोसिएशन हैं, वो इस पर्टिकुलर डिसीजन से, इस नोटिफिकेशन से नाराज़ हैं। उनका कहना ये है कि इससे ये एक सरकार की, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कठपुतली बनकर रह जाएगा। ये सेंट्रल वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी CWMA जो है वो एक कठपुतली बन जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो क्या ये इल्ज़ाम जो है ये एक सच इल्ज़ाम है? द थिंग इज़ नो, क्योंकि इससे पहले के भी जो इस प्रकार की जो बॉडीज़ रही है, तो ये बॉडीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ही प्राइम मिनिस्टर और जो स्टेक होल्डर चीफ मिनिस्टर्स थे, तो वही इसके मेंबर्स थे। फॉर एग्जांपल कावेरी रिवर अथॉरिटी की बात करें तो इसके चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर। तो अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के ही जो हेड हैं वही इसके चेयरमैन थे, और चीफ मिनिस्टर्स जो बेसिन स्टेट्स के हैं वो उसके मेंबर्स थे। ऑलरेडी वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के पास इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था। तो ये कहना जो है ये गलत है कि अब ये कठपुतली की तरह बन जाएगा, दैट्स नॉट राइट। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक क्लियर डिसीजन जो है वंस एंड फॉर ऑल इसको सेटल कर दिया है। तो फिर इसके ऊपर फिर और ज़्यादा पॉलिटिक्स करने की डेफिनेटली आवश्यकता
नहीं है। एक चीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है वो ये है कि एक लंबे टाइम से जो 2018 में डिसीजन लिया था, तो आज भी इसके जो एक फुल टाइम चेयरमैन जो है इसको अच्छी तरीके से अपॉइंट नहीं किया गया। तो ऐसे जो इश्यूज़ हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा स्पीड अप करना चाहिए। बाकी तो पूरी जो इसकी प्रोसेस है वो सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली डिफाइन कर दी है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। और इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी जो अथॉरिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल 8 ऐसी इंटर स्टेट रिवर बोर्ड्स, ऐसे बोर्ड्स हैं जो जल शक्ति मंत्रालय के तहत है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर रिवर के बोर्ड को इसके तहत लाया गया है, इससे पहले भी यही सिचुएशन थी। तो इसमें कोई प्रोसीजरल चेंजेस नहीं हैं, नोटिफिकेशन ने कोई इसका कैरेक्टर, इसका फंक्शन, इसके पावर कोई डाइल्यूट नहीं कर दिए हैं, कुछ ऐसे बदलाव नहीं किए हैं जिससे ये चिंता का विषय हुई। एक प्रकार से पॉलिटिकल इशू के तौर पर इसको रेज किया गया है। फिर एक दूसरा आर्टिकल है वे आउट ऑफ द पैंडेमिक। भारत एक कैच 22 सिचुएशन में है। कैच 22 का मतलब ये होता है कि ये करें या वो करें, अगर ये करेंगे तो इतना नुकसान होगा, वो करेंगे तो इतना नुकसान होगा। तो शायद हमारी ऐसे ही सिचुएशन हो चुकी है। इन्फेक्शन का कर्व जो है वो फ्लैट नहीं हुआ है, एज वी ऑल नो के भले ही स्पीड कम हो लेकिन धीरे धीरे तो चीज़ें जो हैं वो ऊपर जा रही है। एज फार एज नंबर्स आर कंसर्न, कोरोना वायरस के केसेस ज़ीरो नहीं हो गए हैं, राइट, ये बढ़ते ही जा रहे हैं। हर रोज़ हमें कुछ 2-3 हज़ार, 2,000 जितने केसेस, 1,000, 1,500, 2,000 ऐसी ही हमारे, लेकिन इट्स गोइंग अप एंड अप बेसिकली। तो एक ये सिचुएशन है कि इन्फेक्शन का कर्व जो है वो फ्लैट नहीं हुआ है। फ्लैट होने के बाद मैं थोड़ा और इसको समझा दूं ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फ्लैट होने का मतलब ये है कि ये जो कर्व ऊपर जा रहा है उसको फ्लैट कर देंगे और उसके बाद इसको ड्रॉप करेंगे। ये एक मेन गोल होना चाहिए, इज़न्ट इट, कि फ्लैट हो जाए और फिर ड्रॉप हो जाए। तो ये हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये फ्लैट ही नहीं हो रहा है। तो एक ये इश्यू है। सेकंड इश्यू ये है कि अब हम और ज़्यादा लॉकडाउन को एक्सटेंड भी नहीं कर सकते। इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी जॉब चली गई हैं। और अब ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि फूड क्राइसिस हो जाए। बहुत सारे स्टेटमेंट्स में आपने सुना होगा कि अब हम कोरोना वायरस से नहीं लेकिन भूख से मर जाएंगे। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। ये एक सीरियस सिचुएशन है। जैसे कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी चाइना में, तो उस टाइम पर लोग इसको इतना सीरियसली नहीं लेते थे कि हमारे देश में कुछ नहीं होगा, ये तो सिर्फ चाइना में है और कुछ देशों में हो रहा है। लेकिन आज हमने देखा कि पूरी दुनिया बंद हो गई। तो इसी प्रकार से फूड क्राइसिस जो हैं उसको हम ये सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, किराने के स्टोर्स में सारी चीज़ें मिल रही हैं तो फूड क्राइसिस नहीं हो सकता। बट यू नेवर नो, ये फूड क्राइसिस ऑल ऑफ द सडन ब्लास्ट हो सकती हैं। तो ये कैच 22 सिचुएशन है कि इकोनॉमी को अगर खोलें तो कैसे खोलें, और बंद ज़्यादा नहीं रख सकते। दूसरी तरफ इन्फेक्शन का भी रिस्क है। तो इस आर्टिकल में ये बताया है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम दोनों चीज़ों को, आई वोंट से कि रिस्क के बिना, रिस्क तो है ही, लेकिन एज स्मूथली एज पॉसिबल इसको एग्जीक्यूट कर सकें। देखिए साउथ कोरिया ने क्या किया। साउथ कोरिया ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग की। उनको पता था कि कितने लोगों को कोरोना वायरस हैं। चाइना ने क्या किया। चाइना ने कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि वुहान और ह्यूबे प्रोविंस जो है, पूरा उसको लॉकडाउन में रख दिया है। माइक्रो मैनेज्ड रीजनल स्पेसिफिक क्वारंटाइन स्ट्रेटजी ये चाइना ने अप्लाई की। मास स्केलिंग, मास टेस्टिंग ये साउथ कोरिया ने अप्लाई की। भारत ने लॉकडाउन किया, नो डाउट, लेकिन क्या हमने उतने सारे लोगों को टेस्ट किया है? आंसर इज़ नो। एवरेज कितनी है? 10 लाख में से हम समवेयर अराउंड, जो नेशनल एवरेज कल हम देख रहे थे, 700 के आसपास, 750 के आसपास है। तो ये हमारी नेशनल एवरेज। साउथ कोरिया जो है वो दिन में कुछ 20,000 जितने लोगों को टेस्ट कर रहा था। यूके के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो यूके कुछ 1 लाख लोगों को पर डे टेस्ट करने वाला है। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोगों को हम टेस्ट करें। देखिए बहुत सारे लोगों की आर्ग्यूमेंट ये है कि ये सारे देश छोटे हैं, उनकी पॉपुलेशन कम है, लेकिन हमारे देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारे पास लोग भी ज़्यादा हैं जो ज़्यादा टेस्ट कर सकें, इज़न्ट इट? तो ये भी चीज़ हम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि ज़्यादा लोग हैं इसकी वजह से हम ज़्यादा लोगों को टेस्ट नहीं कर पाएंगे। हमारे पास उतने ही ज़्यादा लोग हैं जो ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो वी नीड टू डिप्लॉय देम। तो दिस इज़ द थिंग। अब ये चीज़ तो हमने की नहीं है और लॉकडाउन अब खोलना पड़ेगा। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम मास स्केल में टेस्ट किट्स
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, इन सारी चीज़ों को पैदा करें, दिस थिंग्स राइट, मास्क और ये प्रोटेक्टिव गेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें और डिस्ट्रीब्यूट करें। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑफिस में जाना है तो अगर आपको ये किट प्रोवाइड की जाती हैं, मास्क और ये सारी चीज़ें तो हम खरीद सकते हैं, लेकिन अगर सरकार ऑफिस को, बिजनेसेस को ये किट्स प्रोवाइड करें कि अगर आपके वहाँ पर 100 मजदूर काम करते थे, अब आप 30 या फिर 40 जितने मजदूर को लेकर प्रोडक्शन की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये किट जो है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है। आपको ये रीयूज़ हो सकती हैं, हर रोज़ पहननी है, क्या क्या चीज़ें हैं, सैनिटाइज़र एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो लोग जो हैं वो अपना काम वापस जल्द से जल्द इसकी शुरुआत जो है वो कर पाएंगे। फूड प्रोडक्शन की बात करें तो फूड प्रोडक्शन में ऑलरेडी राबी की फसल जो है वो तैयार हो चुकी है, लेकिन अब दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं, माइग्रेंट्स जो हैं, या फिर एक मजदूरों की शॉर्टेज है, लेबर शॉर्टेज। एज वी ऑल नो लेबर शॉर्टेज। अब लेबर शॉर्टेज में ऐसा नहीं है कि आपके लोकल जो लोग हैं उनको आप रिप्लेस कर पाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि जो चावल की खेती की जाती है तो उसमें जो आपको प्लांट्स प्लांटिंग जो करना है आपको, तो उस प्लांटिंग की ख़ास स्किल उत्तर प्रदेश और बिहार से कुछ जो मज़दूर हैं वो सालों से ये करते आए हैं, तो उनकी ये स्किल है, उनकी ये एक्सपर्टीज़ है। तो पंजाब के जो लोकल लेबर हैं वो इन सारी चीज़ों में इतने माहिर नहीं हैं। तो ये सारे जो उत्तर प्रदेश और बिहार से जो, ये एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल है, तो वे वापस घर चले गए हैं या फिर स्टेट की बॉर्डर्स पर हैं और उनको अब जाना है घर, या फिर घर चले गए हैं, तो फिर ये सीज़न प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट हो सकता है। प्रोडक्शन अफेक्ट होगा तो फिर फूड क्राइसिस हो सकती हैं। जो फूड तैयार हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें तब हो पाएगी जब आपके पास मजदूर हो। तो इट इज़ बेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा ये टेस्ट किट प्रोवाइड करें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम काम पर लगा सकें। तो दिस इज़ स्टेप नंबर 1 दैट वी नीड टू डू। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको हम काम पर नहीं ला पाएंगे, तो उनको खाने पीने की चीज़ें और सपोर्ट प्रोवाइड करना भी गवर्नमेंट के एजेंडा में होना चाहिए। अभी बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारे बिजनेसेस बंद भी हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि क्लाइमेट इश्यू के बारे में, क्लाइमेट चेंज और इसकी वजह से होने वाले जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उसके बारे में भी आज से ही हम एक स्ट्रेटजी बनाएं। दिस इज़ द राइट टाइम। जो कहते हैं लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, तो ऐसी ही सिचुएशन है कि अब हमें एक अवेयरनेस आ गई है कि ये इतने दिनों से बिजनेसेस जो हैं वो बंद रहा है, तो नदियाँ साफ़ हो गई, बहुत सारी जगहों पर सिटीज़ में आपको बर्ड्स देखने लगे, आप आसमान देख पा रहे हैं रात को बड़े बड़े सिटीज़ में, क्योंकि कम पोल्यूशन है या फिर ना के बराबर पोल्यूशन है। तो ये दिस इज़ द राइट टाइम। ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसका हमें उपयोग करके क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़े हुए जो स्टेप्स उठाने हैं वो भी हम उठा सकते हैं और वर्कफोर्स को डाइवर्स भी कर सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ों को हम प्रोड्यूस करें, ऐसा कंस्ट्रक्शन करें जिससे लोगों को काम भी मिले और इसी के साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी जनरेट हों और क्लाइमेट चेंज और इन सारी चीज़ों को भी हम फाइट कर सकें। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, a grain stockist with a role still relevant, Food Corporation of India। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फिर FCI जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वैसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। 1964 में इसकी स्थापना हुई। जैसे मैंने आपको बताया था कि उस टाइम से पहले का वक्त जो है उस टाइम पर दाने और सारी चीज़ें जो हैं वो USA से हमें चैरिटी में मिलता था। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और हम हो गए सेल्फ सफिशिएंट। फिर हमने PDS की शुरुआत की। PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि जो चीज़ें हम पैदा करेंगे तो गरीबों तक ये खाना मिले। तो राशन कार्ड से जो ये ऐसी दुकानें होती हैं, राशन शॉप्स जिसको हम कहते हैं, तो दाने पहुंचाने का काम और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये FCI करता है कि FCI जो है वो स्टॉक ख़रीदता है और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लेकिन ये न्यूज़ में भी काफ़ी रहता है, इसकी नेगेटिव पॉइंट्स भी काफ़ी हैं। रैट्स यानी कि चूहों का बहुत बड़ा इश्यू है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिगड़ जाती हैं क्योंकि अच्छी तरीके से इसको स्टोर नहीं किया जाता। और फिर ह्यूमन रैट्स का भी इश्यू है। ह्यूमन रैट्स यानी कि वे सारे चूहे जो इंसान हैं और ये लोग बीच में से चीज़ों को बेच डालते हैं, करप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, करप्शन से पैसे बना लेते हैं। जो गरीबों के लिए है, ये अनाज जो है वो मार्केट में बेच देते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने वाले लोगों का इश्यू और रैट्स और ह्यूमन रैट्स, ये दोनों का इश्यू एक लंबे टाइम से FCI ने फेस किया है। कई बार तो ये भी बताया है कि FCI को बंद कर दीजिए, इसके अलावा कोई नया एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कीजिए या फिर इसको ऑल टुगेदर चेंज कर दीजिए। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे बदलावों की आवश्यकता है, लेकिन ये भी चीज़ हमें समझनी है कि ये जो वल्नरेबल मिलियंस हैं हमारे देश के,
उनके लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइफलाइन है। स्टोरेज की फैसिलिटी को डेफिनेटली हमें मॉडर्न करना चाहिए। आज भी हम जो ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टोरेज है उसमें किया जाता है, और कई बार ये भी होता है, कई सारी ऐसी तस्वीरें भी आपने देखी होगी कि कितनी सारी कितने सारे टन सामान जो है वो बारिश का पानी आ जाता है जहाँ पर ये चीज़ों को स्टोर किया गया है, तो सड़ जाते हैं अनाज और बिगड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसी के साथ साथ प्रोएक्टिव लिक्विडेशन पॉलिसी कि जल्द से जल्द चीज़ों को हम डिस्ट्रीब्यूट करें, राइट। इसका प्रॉपर पैकेजिंग हो। फिर आपने अगर लेट्स से चावल को ऐसे ही रो चावल को स्टोर किया है, तो क्या इसको प्रोसेस करके इसकी लाइफ को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है? क्या इसको हम आटे में कन्वर्ट करके मार्केट में बेच सकते हैं? और फिर स्टॉक भी कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तरफ हमारे देश में लोग भूखे मरते हैं और दूसरी तरफ देश के पास, ये FCI के पास इतना अनाज है कि पूरे देश को फ्री में खिला सकें। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। लिक्विडेशन यानी कि जल्द से जल्द इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 2020 की बात करें तो FCI हैज़ ऑलरेडी मूव्ड 3 मिलियन टन्स। उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर 3 मिलियन टन जितना सामान जो है खाने पीने का सामान वो डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग घर वापस आए हैं। अलग अलग स्टेट्स में वो काम कर रहे थे, तो घर वापस आए तो बहुत सारे स्टेट्स के पास ये जो दाने पानी हैं ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत कर दी है, तो दैट्स ए गुड थिंग, दैट्स ए गुड स्टेप टेकन बाय FCI। दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है वो ये है कि पहले जो चीज़ें हैं वो ऑक्शन के माध्यम से होती थी, टिपिकली ओपन मार्केट सेल स्कीम्स, लेकिन अब डायरेक्टली स्टेट्स और NGOs जो हैं वो FCI के डेपोज में से सामान को ख़रीद सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो ए गुड थिंग, क्योंकि इससे ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि आप जल्द से जल्द चीज़ों को ख़रीद कर वहाँ पर लोकल जिनको चाहिए, अगर कोई NGO है वो गरीबों को खाना बांट रही हैं तो उनको गेहूँ चावल एक्सेट्रा चाहिए, तो FCI के डेपोज में जाकर वो ख़रीद सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसे ऑफकोर्स पे करने हैं, पैसे पे करने के बाद आप इसको खरीद पाएंगे। तो ये भी एक स्पीडी प्रोसेस जो है वो उन्होंने कर दी है। गिवन द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, द FCI इज अनलाइक यूनिकली positioned to move grain across the state borders, whereas the private sector players continue to face formidable challenges. प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं उनका बिजनेस बंद हो चुका है, एज वी नो, लेकिन FCI जो है वो गवर्नमेंट की एजेंसी है, तो गवर्नमेंट की बॉडी है, तो गवर्नमेंट FCI के माध्यम से खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो अलग अलग स्टेट्स तक पहुंचा सकती है, और यहाँ पर जो किया है कुछ स्टेट्स में वही चीज़ वो पूरे देश में हम कर सकते हैं। ट्रेन के ऊपर ज़्यादा रिलायंस होता है इनका FCI का, और फ़िलहाल जो सिचुएशन है इसमें बड़े कंटेनर्स के माध्यम से रोडवेज़ के माध्यम से चीज़ों को अलग अलग स्टेट्स तक या फिर जो कहते हैं नुक्स एंड कॉर्नर्स तक पहुंचाया जा सकता है। तो इसके लिए परमिशन जो है वो FCI को जल्द से जल्द मिल जानी चाहिए। इससे पहले की हमारी डिस्कशन में मैंने आपको बताया था कि डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, कि एक बड़ी जगह पर सारी चीज़ों को स्टोर करने से अच्छा है कि छोटे छोटे सेंटर्स आप बनाएं, और छोटे छोटे सेंटर्स यानी कि ग्रामीण लेवल तक हमें सेंटर्स बनाने चाहिए। हैं, अवेलेबल हैं, मीन्स पेपर के ऊपर बहुत सारी जगहों पर हैं, कई जगहों पर प्रैक्टिकली भी ऐसी स्टोरेज टैंक्स और सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर आपको अनाज नहीं मिलता है। ये सारा अनाज जो है वो सेंट्रल बैंक में चला जाता है। जो बड़ी बड़ी ऐसी स्टोरेज की जगह है स्टेट लेवल पर, वहाँ पर ये अनाज चला जाता है। तो ये डबल जो मेहनत है, पहले एक जगह पर जाएगा फिर वापस भेजा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इट इज़ बेटर कि जो भी कोटा है कि एक गांव के लिए लेट्स से कि 50 किलो आपको गेहूं चाहिए, तो वो 50 किलो वहीं पर आप स्टोर कर दीजिए और लॉक कर दीजिए वहाँ पर, जब भी चाहिए तो जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो उनको एक परमिशन से वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी। तो दिस इज़ मच ईजियर, मच लॉजिकल। फिर एक FIFO मेथड को फॉलो करता है। FIFO यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि पहले जो दाने आएँ, पहले जो चावल आएँ तो इन चावल को आप पहले देंगे, तो जो पुराना लॉट है वो सबसे पहले रिलीज़ किया जाएगा ताकि फ्रेश लॉट जो है वो आता जाए। तो ये साइकिल लॉजिकल है, लेकिन फ़िलहाल ये वक्त नहीं है और ये इसमें कॉस्ट भी होता है, क्योंकि इसमें ये होगा कि पहले जो चावल आया था लास्ट ईयर का जो है वो पहले आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसको आप एक जगह पर स्टोर रखेंगे, फिर नया चावल आएंगे, तो इससे कॉस्ट, मनी, एफर्ट, स्टोरेज का कॉस्ट, ये सारी चीज़ें काफ़ी बढ़ जाती है। तो फॉर टाइम बिंग ये FIFO मेथड को हमें भूल जाना चाहिए। जो भी चीज़ें जहाँ पर बेस्ट तरीके से स्पीडीली हम पहुँचा सकते हैं इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। और नाफेड है, नाफेड का फुल फॉर्म क्या है, ये आपके लिए एक दूसरा प्रश्न है। नाफेड के साथ मिलकर फिर जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके साथ मिलकर चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। और FCI जो है वो
नाफेड एफपीओ के साथ मिलकर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, दूसरे पैकेजिंग मटेरियल, ये सारी चीज़ें भी किसानों तक पहुंचा सकती हैं। 2015 में एक शांता कुमार कमेटी का रिपोर्ट आया था और इस कमेटी ने ये बताया था कि ये जो एजेंसी हैं इसको हमें इनोवेशन से ढक देना चाहिए, एक नया इनोवेशन इसमें होना चाहिए ताकि फूड मैनेजमेंट सिस्टम को हम और अच्छा कर सकें। नेक्स्ट है कश्मीर एनकाउंटर। कल इसको न्यूज़ आइटम के तौर पर देखा था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको कवर किया है। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए राइट कि कैसे एक जो शिप है उसके एक कॉस्ट्यूम में एक भेड़िया छुपा हुआ है, एंड दैट इज़ बेसिकली पाकिस्तान। हमारे 5 सिक्योरिटी पर्सोनल जो हैं वो मार्टर यानी कि शहीद हो गए और 2 टेररिस्ट जो हैं उनको उन्होंने हंट डाउन भी कर दिया कश्मीर के कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन दुखद बात है कि हमारे 5 जवान शहीद हो गए। इसमें थे कर्नल आशुतोष शर्मा, एक डेकोरेटेड कमांडिंग ऑफिसर थे राष्ट्रीय राइफल बटालियन के, और एक हैदर नाम का आतंकवादी भी था। टोटल 7 लोग थे जिसमें से 5 लोगों को पहले ही मार दिया था, कुछ टाइम पहले की बात है। और ये 2 लोग जो हैं, हैदर और उसका एक साथी था, तो वो भारत में इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाए, तो फिर वापस उन्होंने आने की कोशिश की और यहाँ पर एक मुठभेड़ में ये पूरी सिचुएशन हुई। तो एक चीज़ तो साफ़ है कि भले ही दुनिया कोविड-19 से लड़ रही हो, बिजी हो, पाकिस्तान अपनी जो टेरर फैक्ट्रीज़ हैं उसको कभी भी बंद नहीं करता। ये पेरिनियल है, 24/7 365 डेज़ इनकी टेरर फैक्ट्री जो हैं वो चलती रहती हैं। हमारे आर्मी चीफ जो हैं MM नरवाने साहब ने भी ये बताया है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट को यहाँ पर पुश करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में जो आर्टिकल 370 हमने रिमूव किया भारत ने, तो पाकिस्तान को ऐसा लगा कि इससे भारत में तबाही मच जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भारत के लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और पाकिस्तान का जो पूरा एक उनका जो विजन था, उनका जो एक प्लान था, वो फेल हो गया। तो अब उनके पास दूसरे कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो यहाँ पर टेररिस्ट जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। तो दिस इज़ द थिंग। तो वी हैव टू कीप आवर आइज़ ओपन और हमें विजिलेंस यानी कि हमारे चौकन्ना होकर हमें इनको डील करना होगा। इसी के साथ साथ जो रीजनल कोऑपरेशन है उसको भी हमें मीन्स जितने भी देश इन सारी चीज़ों को जानते हैं तो उनको हमें ऑन बोर्ड लेकर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल FATF में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की पूरी कोशिश सिर्फ भारत नहीं लेकिन दूसरे देशों को भी करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। टेररिज्म जो है वो पूरी दुनिया को इफेक्ट करता है। पेंडेमिक इजंट चेंजिंग एवरीथिंग। एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में है आज। कोरोना वायरस जो है, ये कोरोना वायरस की वजह से जो क्राइसिस आई है, तो इस क्राइसिस ने ऑलरेडी जो एक ट्रेंड चल रहा था उसको एक नया फ्यूल देगा ये कोरोना वायरस। फॉर एग्जांपल स्पेनिश फ्लू की बात करें तो स्पेनिश फ्लू में 50 से 100 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी 2 सालों में। उसके बाद इकोनॉमी जो है 20s में इकोनॉमीज जो हैं वो काफ़ी अच्छी होने लगी, तो जो ट्रेंड चल रहा था उसको काफ़ी एक्सेलरेट किया। अब दुनिया के ट्रेंड की बात करें तो दुनिया धीरे धीरे इनवर्ड लुकिंग, प्रोटेक्शनिस्ट ज़्यादा बनने जा रही थी। ग्लोबलाइजेशन या फिर ग्लोबलाइजेशन से दूर या फिर आप कह सकते हैं एंटी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जो दुनिया एक बन चुकी थी। हमने मिस्टर ट्रंप और यूरोप के कुछ ऐसे नेता हमने देखे जिसके बारे में हमने बात की थी, जो टैरिफ बढ़ाना चाहते हैं, जो बाहर से जो लोग आते हैं, पीपल का जो मूवमेंट है वो कम करना चाहते हैं, पैसों का मूवमेंट कम करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सामान लोकल लेवल पर प्रोड्यूस करना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ अब तो इंटरनेट का डेटा जो है उसके ऊपर भी फ्लो को बंद करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की विचारधारा को एक और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, एक और ज़्यादा फोर्स मिलेगा। बहुत सारे लोग जो हैं आज घर बैठते हैं, घर पर काम करते हैं, सारी चीज़ें स्टडीज़, प्ले एक्सेट्रा सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से ज़्यादातर चीज़ें हम करने लगे हैं। तो लॉकडाउन के बाद जब ये पैंडेमिक ख़त्म होगा तो शायद ये हमारी एक नई हैबिट बन जाएगी। पॉपुलिस्ट लीडर जो हैं वो फॉरेनर्स का विरोध करने लगे। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि कैसे मिस्टर ट्रंप ने बताया कि इमिग्रेशन जो है वो बंद किया जाएगा। फिर वर्ल्ड ट्रेड, ग्लोबल बैंकिंग, इंटरनेशनल माइग्रेशन, नेशनल इकोनॉमीज़, नेशनल इकोनॉमीज़ के ऊपर ज़्यादा रिलाई होना, ये सारे ग्लोबल बैंक्स से दूर, वर्ल्ड ट्रेड से दूर चले जाना या फिर उसकी निंदा करना, ये सारी चीज़ों का ट्रेंड भी काफ़ी बढ़ चुका है कुछ दिनों में जब से ये कोरोना वायरस की क्राइसिस आई है। और ऐसा नहीं था कि इससे पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी, इससे पहले ये धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन अब खुलेआम ये सारे स्टेट्स यानी कि देश जो हैं वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड के बारे में ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2020 में ये 15% इसमें हमें ड्रॉप देखने को मिलेगा और ज़्यादा डिविजिव पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलेगा।
एंटी चाइना रिटोरिक ऑलरेडी हो चुका है। बहुत सारे देश, ब्रिटेन, फ्रांस, इंडिया, ब्राज़ील, इटली, जापान, यूएसए ऑफ कोर्स, तो ये सारे देश जो हैं वो चाइना के विरुद्ध कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। इमैनुअल मैक्रोन जैसे लीडर्स, फ्रांस एक ऐसा देश है जो ग्लोबलाइजेशन और यूरोपियन स्पिरिट और इन सारी चीज़ों के बारे में एक पिलर्स कंट्री है यूरोप का, और ये देश भी अब फूड सप्लाई को ये बता रहा है कि फूड सप्लाई हमें फूड में सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। दूसरे देशों से अगर हम चीज़ें मंगवाते हैं तो ये हमें नहीं करना चाहिए। रशिया जो है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा गेहूं को प्रोड्यूस करने वाला देश है, अब उन्होंने भी एक्सपोर्ट्स के ऊपर कोटास लगा दिए हैं। वियतनाम सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करता है, एक्सपोर्ट करता है बेसिकली, तो इन्होंने भी एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। 60 जैसे ऐसे देश हैं जो ग्लव्स और प्रोटेक्टिव गेयर्स पैदा करते हैं, तो इन्होंने भी इसके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। तो अब छोटे छोटे वो देशों के बारे में सोचिए जिन देशों के पास ऐसे फैक्ट्रीज नहीं हैं, तो वो अब ये गेयर कहाँ से खरीदेंगे। तो ये एक दुनिया में जो एक चीज़ें चल रही थी उसको और एक फ्यूल मिला है। डेमोक्रेसी एक लंबे टाइम से स्ट्रांग हुई, अलग अलग देशों में डेमोक्रेसी आई, और अब ऑटोक्रेट्स आने लगे कि डेमोक्रेसी के नाम पर ही पावर जो है उसको बहुत एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। तो ऐसे लीडर्स को नया पावर मिलेगा अब कोरोना वायरस की वजह से। जो चीज़ें वो करना चाहते थे, सोसाइटीज़ को बंद करना चाहते थे, और बहुत सारी चीज़ें, दूसरे देशों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ये सारी चीज़ें पहले करना चाहते थे, लेकिन इतनी ताकत उनके पास नहीं थी। लेकिन अब ये एक नेचुरली एक गिफ्ट मिल गई कोरोना वायरस की, पूरी ये जो एक महामारी हुई इसकी वजह से उनके पक्ष में काफ़ी सारी चीज़ें चली गई। बहुत सारे जो इमर्जिंग मार्केट्स, भारत जैसी जो स्टॉक मार्केट्स हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे पैसे वापस ले लिए हैं इन लोगों ने, जो स्टॉक में इन्वेस्ट किए थे, यहाँ पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए थे। तो अब धीरे धीरे ये पैसे वापस जो इन्वेस्टर्स हैं वो खींच रहे हैं, बता रहे हैं कि वो अपने देश में इन्वेस्ट करेंगे या फिर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे फॉर टाइम बिंग, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होंगे। जापान जैसे देशों ने, जापान ने आपको पता है $2 बिलियन का एक ऑफ़र दिया है। वे सारी कंपनीज जो चाइना को छोड़कर वापस आएगी, मीन्स जापान या फिर दूसरी जगह पर शिफ्ट होगी, तो उनको पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे बाय जापान। तो ये भी एक ट्रेंड है। चाइना से बहुत सारे बहुत सारी कंपनीज जो है अपना बिजनेस जो है बंद करके दूसरी जगह पर लोकेट करी। तो चाइना के लिए शायद ये नुकसान है, भारत जैसे देशों के लिए शायद ये एक प्रॉफिट है, राइट। हमें शायद नया बिजनेस मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमें तैयारी भी करनी होगी। और कुछ टाइम पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे कुछ डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वो रोबोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। फिर इंटरनेट की बात करें तो एक ट्रेंड है, चाइना जो है वो इंटरनेट के ऊपर एक कंट्रोल रखता है। तो अब यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है, तो वो भी इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे रूल्स, डेटा को लोकली स्टोर करना। भारत ने भी डेटा लोकलाइजेशन को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है। तो 2010 के बाद ये डेटा लोकलाइजेशन का जो पूरा ट्रेंड चला, तो अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 2020 और ये कोरोना वायरस के बाद इसके ऊपर और ज़्यादा हमें ज़ोर। तो दुनिया जो भी प्रॉफिट हुआ है हमें एक ग्लोबल इंटरनेट की वजह से, तो इसमें भी बहुत सारे हमें इश्यूज देखने को मिलेंगे। वे सारे बिजनेसेस जो पहले इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे, तो अब वो काफ़ी ऑल ऑफ द सडन बड़े हो गए, जैसे कि गूगल क्लासरूम। फिर फिल्म्स और ये सारी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट होगी। लोग थिएटर में शायद फिल्म देखने ना जा पाएँ, लेकिन गेमिंग बिजनेस को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो ऐसे कुछ ट्रेंड्स जिनको चेंज होने में 5-10 साल लग सकते थे, वे सारी चीज़ें जो हैं कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में ही बदल गई। और ज़्यादा बदलाव जो हैं वो राउंड द कॉर्नर है, यानी कि कुछ और टाइम में हमें और ज़्यादा बदलाव, ऐसे बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर देम। न्यूज़ आइटम्स की बात करें तो एक कन्फ्यूजन रही कल के जो माइग्रेंट्स हैं उनकी ट्रेन का भाड़ा जो है वो कौन पे करेगा, तो इसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ, लेकिन फाइनली क्लैरिफिकेशन हो गया कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसको मिलकर उठाएगी। फिर जो वे सारे इंडियंस जो अलग अलग दुनिया के देशों में स्टैंडर्ड हैं, वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो उनको वापस फेस्ड मैनर में वापस बुलाया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 7 मई। भारत में 1074 लोगों को रिकवरी हुई है, दैट्स ए गुड न्यूज़। और सूरत में प्रोटेस्ट की शुरुआत हो गई, मीन्स लोगों ने पत्थरबाजी और ये सारी चीज़ें की। दे आर फेड अप, उनको वापस घर जाना है, ऐसा मजदूर बता रहे हैं। ये रहा साउथ इंडिया का पूरा आंकड़ा, इसको देख लीजिएगा। केरला काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, केरला में एक भी नया केस देखने को नहीं मिला। फिर दुखद बात है कि 3 हमारे CRPF के जवान जो हैं वो भी शहीद हो गए, ये आज की एक दुखद खबर है।
फिर एक न्यूज़ है फ्रॉम पंजाब, महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया, तो उनकी 297th बर्थ एनिवर्सरी है आज, तो इनके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। वैसे मेरे कलीग जो हैं वो इसके ऊपर एक बायोग्राफी, उनकी जो जीवन है उनका एक दर्शन लेकर आपके लिए आएंगे कि उनके जीवन में क्या क्या चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको कई बार पूछे जा सकते हैं। और भारत ने विरोध किया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ की सरकार को परमिशन दी है कि आप गिलगित बल्तिस्तान एरिया में जनरल इलेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है लद्दाख का, ये हमारा नया मैप है एज यू नो राइट, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो लद्दाख का ये वाला जो पोर्शन है ये है गिलगित बल्तिस्तान। तो इस पोर्शन ये बेसिकली पाकिस्तान के कब्ज़े में है फ़िलहाल। तो यहाँ पर जनरल इलेक्शन करना चाहता है पाकिस्तान, तो इसका विरोध किया है भारत ने। और ओमान में काम करने वाले लोग जो हैं वो वापस अब भारत आएंगे, तो उनका फ्यूचर और हेल्थ ये दोनों से उनको चिंता हो रही है। सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि थोड़ी डिले हुई है, इसको लेकर एक स्पेशल वीडियो बनाया है मेरे कलीग ने, तो इसको देख लीजिएगा। और DRDO ने एक डिसइंफेक्शन टावर जनरेट किया है राइट, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इन सारी चीज़ों को डिसइंफेक्ट कर सकता है। एक 12x12 डायमेंशन का एक अगर कमरा है तो उसको डिसइंफेक्ट करने में कुछ 10 मिनट लगेंगे, तो दैट्स अ वेरी न्यू इनोवेशन। इसका नाम जो है वो है इसका नाम DRDO ने कुछ रखा है, यहाँ पर कहाँ गया, डिसइंफेक्शन टावर फ़िलहाल तो इसको कहते हैं। इसका एक आई थिंक पर्टिकुलर नाम भी है, तो आई विल फाइंड इट आउट फॉर यू, मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा। इसका कुछ एक स्पेशल नाम रखा है, आई थिंक मैंने मिस कर दिया उसके नाम को। बट एनीवे दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।